गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और क्विक रिवीजन के वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसबीआईएल के चैप्टर नंबर 18 के बारे में, जिसका नाम है लॉ ऑफ वेजेस। इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 यूनिट्स आती है। सबसे पहला पेमेंट ऑफ वेजेस, दूसरा मिनिमम वेजेस, तीसरा बोनस और चौथा इक्वल रिम्यूनरेशन। फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। देखो, ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, इस यूनिट का या इस एक्ट का काम क्या है? ये एक्ट इंश्योर करता है कि कंपनी में जो भी लेबर है, जो भी एम्प्लॉइज हैं, उन लोगों को पूरा पैसा मिले और पैसा समय पर मिले। पेमेंट ऑफ वेजेस इज अ लेबर लॉ दैट इंश्योर एम्प्लॉय रिसीव देयर वेजेस, पूरा पैसा मिले और उस पैसे में कोई भी डिडक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला सेक्शन नंबर 3 ने हमें यह बताया कि वेजेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन कम सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 इज फिक्सेशन ऑफ अ वेज पीरियड। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक वेज पीरियड फिक्स करे और वो वेज पीरियड किसी भी केस में 1 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो 15 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का फिक्स कर सकते हैं, पर 21 डेज 30 डेज से ज्यादा कभी भी नहीं। देन कम सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, कि जो भी वेजेस है वो कब पे करना है। तो जिस दिन आपका वेज पीरियड एंड हुआ, आपने सेक्शन 4 में डिसाइड किया वेज पीरियड, जब भी वेज पीरियड एंड हुआ उसके 7 दिनों में आपको वेजेस पे करना है। अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेस देन 1000 है और अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1000 या उससे ज्यादा हो तो ऐसे केस में 10 डेज के अंदर अंदर वेजेस पे करने पड़ते हैं। सेक्शन नंबर 6 ये बोलता है कि वेजेस आपको करंट कॉइन में पे करना है। ऐसा नहीं कि वो 500 और 1000 का नोट जो पुराना बंद हो चुका है आप उसमें वेजेस पे कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 7 इज डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस। आप जो भी वेज पे कर रहे हैं उस वेजेस के अंदर से कोई भी अनऑथोराइज डिडक्शन नहीं होना चाहिए। डिडक्शन सिर्फ तभी अलाउड है जब वो क्या हो? फाइन। किसी एम्प्लॉय ने कोई मिसकंडक्ट किया हो, वो छुट्टी पर हो, उसने कोई गुड्स या प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया हो, या फिर आपने कोई उसे लोन या एडवांस पहले से दे रखा हो, उस लोन या एडवांस की रिकवरी की आप इंस्टॉलमेंट डिडक्ट कर रहे हैं, ऐसे डिडक्शन करना अलाउड है। कोई इनकम टैक्स का टीडीएस डिडक्ट करना है तो वो डिडक्शन अलाउड है। इसके अलावा कोई भी दूसरा डिडक्शन करना आपको अलाउड नहीं। देन कम सेक्शन नंबर 8, वो बोलता है फाइन। अभी हमने सेक्शन नंबर 7 में क्या पढ़ा कि एम्प्लॉय के वेजेस में से फाइन को डिडक्ट करना अलाउड है, पर फाइन भी आप तभी डिडक्ट कर सकते हैं जब आपने पहले फाइन किस मिसकंडक्ट पर लगेगा ये आपने बताया हो। जैसे कि एम्प्लॉय अगर बीड़ी पीता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर फाइन लगाएंगे, ये बात आपको पहले अपने वर्क प्लेस पर नोटिस डिस्प्ले करना पड़ेगा। टोटल फाइन कभी भी एम्प्लॉय के वेजेस से 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये वेजेस आपका, ये जो फाइन है ये आपको 90 डेज मतलब 3 महीने के अंदर अंदर कलेक्ट करना है। आप उसके बाद इसे कलेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी बालक मतलब 15 साल से कम का अगर है उसके ऊपर कभी भी फाइन नहीं लगाया जा सकता। सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 बोलता है कि अगर एक एम्प्लॉय को यह पता चला कि उसकी सैलरी में से अनऑथोराइज डिडक्शन किया गया, मतलब जो पैसा नहीं काटना था वो काटा गया, या फिर पैसा उसे समय पर नहीं मिला, मतलब 7 या 10 दिन के अंदर नहीं मिला, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 15 ऑफ द एक्ट अलाउ करता है कि आप अपनी एक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। किसके पास? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो एक ऑफिसर अपॉइंट किया है उस ऑफिसर का काम ही यही है कि वो अनऑथोराइज डिडक्शन को चेक करे और जो भी वेजेस में डिले आ रहा हो उस डिले को भी चेक करे कि भाई क्यों पेमेंट में डिले आ रहा है। ये जो ऑफिसर होगा ये ऑफिसर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की बातें सुनेगा और अगर अंत में ये पाया गया कि भाई एम्प्लॉयर की गलती थी तो क्या एम्प्लॉयर को छोड़ देंगे? नहीं बेटा, एम्प्लॉयर को बोलेंगे कि चलो जो आपने अनऑथोराइज डिडक्शन किया है पहले तो वो पे करो, जो पेमेंट ऑफ वेजेस आपने अभी तक नहीं किया है वो वेजेस पे करो, साथ ही साथ आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। और अगर अनऑथोराइज डिडक्शन आपने किया होगा तो अनऑथोराइज डिडक्शन के केस में आपके ऊपर 10 टाइम्स ऑफ डिडक्शन, जैसे कि आपने किसी के 200 रुपए अगर गलती से गलत काट लिए तो आपको 2000 रुपए का फाइन पे करना पड़ेगा और डिले वेजेस के केस में आपके ऊपर 3000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम 1500 और एडिशनल 2000 का फाइन भी लगाया जा सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने झूठी कंप्लेन फाइल की तो झूठी कंप्लेन के केस में एम्प्लॉय के ऊपर 375 रुपीस का पेनल्टी लगाया जा सकता है। ये थी यूनिट नंबर 1। देन कम द यूनिट नंबर 2 इसी चैप्टर की, जिसका नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। देखो ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ये इंश्योर करती है कि हर पर्सन जो किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो गवर्नमेंट उसके लिए एक मिनिमम वेज सिक्योर करेगी कि भाई अगर आप काम कर रहे हो तो कम से कम इतना पैसा तो आपको दिया ही जाएगा। मिनिमम वेज फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो क्या करेगी? मिनिमम वेज फिक्स करेगी उन एम्प्लॉयमेंट के लिए जो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है। इस एक्ट के आखिरी में शेड्यूल में दिए हुए हैं कि ये सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट को मिनिमम वेज फिक्स करना पड़ेगा।
सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से गवर्नमेंट अलग अलग मिनिमम वेज फिक्स कर सकती है, जैसे कभी कभी बेसिक प्लस कोला, कभी कभी बेसिक प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन, और कभी कभी ऑल इंक्लूसिव रेट जिसके अंदर बेसिक प्लस कोला प्लस कैश कंसेशन सब कुछ आ जाता है। कोई बहुत खास काम की बात नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 5, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग द मिनिमम वेज। अगर आपको मिनिमम वेज फिक्स करना है तो मिनिमम वेज फिक्स करने का क्या प्रोसीजर है? सर मिनिमम वेज फिक्स करने के दो प्रोसीजर होते हैं, पहली फर्स्ट मेथड और दूसरी सेकंड मेथड। पहली मेथड को हम कमिटी मेथड के नाम से भी जानते हैं। देखो इस मेथड के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारी कमिटी और सब कमिटी बनाती है। ये कमिटी और सब कमिटी क्या करती है, अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग जगह से डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट बना करके देती है कि हमारे हिसाब से ये मिनिमम वेजेस होने चाहिए। गवर्नमेंट उन ड्राफ्ट को चेक करती है और गवर्नमेंट को ठीक लगते हैं तो वो ड्राफ्ट को गवर्नमेंट क्या करती है, बाद में पब्लिश कर देती है और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देती है कि ये अब मिनिमम वेजेस होंगे। तो जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिए वो मिनिमम वेजेस अप्लीकेबल होंगे। मिनिमम वेजेस कब से अप्लीकेबल होंगे, जो डेट ऑफिशियल गैजेट के अंदर लिखी हुई है वो। अगर कोई डेट नहीं लिखी हुई है तो ऐसे केसेस में मिनिमम वेजेस अप्लीकेबल होते हैं जब 3 महीने खत्म हो जाएंगे ऑफिशियल गैजेट के उस दिन से। कमिटी मेथड के अंदर क्या करती है, गवर्नमेंट ने खुद से डिसाइड कर लिया और पब्लिक को नोटिफाई कर दिया। दूसरी मेथड का नाम है कौन सा, नोटिफिकेशन मेथड। नोटिफिकेशन मेथड के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऑफिशियल गैजेट में इंफॉर्मेशन रिलीज करती है कि हम इस सेक्टर के लिए मिनिमम वेज फिक्स करना चाहते हैं, आप अपनी अपनी ओपिनियन और अपनी अपनी राय दे दीजिए। तो जब लोग अपने अपने रिकमेंडेशंस, अपने अपने सुझाव देते हैं तो वो सुझाव गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है 2 महीने के लिए कि 2 महीने के अंदर अंदर आप हमें बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए और उन बात को हम कंसीडर करेंगे। जो भी रिप्रेजेंटेशन लोगों के, बोर्ड के, ट्रिब्यूनल्स के आते हैं उन रिप्रेजेंटेशंस को गवर्नमेंट क्या करती है, रिसीव करती है और उसके बाद एक मिनिमम वेजेस का ड्राफ्ट प्रिपेयर करके ऑफिशियल गैजेट में डाल देती है। ऑफिशियल गैजेट में जो डेट लिखी होगी उस डेट से अप्लीकेबल होंगे। अगर डेट नहीं लिखी हुई है तो ऐसे केस में 3 महीने के बाद से अप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर था सेक्शन नंबर 11, मिनिमम वेजेस या तो आपको कैश में पे करना है या फिर काइंड में, पर काइंड में पे करने से पहले आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 13 ये बोलता है कि गवर्नमेंट सिर्फ मिनिमम वेज फिक्स नहीं करेगी, वो साथ साथ में फिक्स करेगी कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको काम करना है। पता चला हमने बोल दिया आपको 800 रुपए पर डे मिलेगा और एम्प्लॉयर आपसे 800 रुपए के लिए 24 घंटे काम करवा रहा है, ऐसा करना भी अलाउड नहीं। गवर्नमेंट मिनिमम वेज के साथ साथ में मैक्सिमम वर्किंग आवर भी फिक्स करेगी। जैसे कि गवर्नमेंट का चलता है 48 आवर्स पर वीक कि भाई 6 दिन है सप्ताह में, एक दिन में एक आदमी 8 घंटे काम करेगा तो टोटल 48 आवर्स काम करेगा और अगर उससे ज्यादा काम आपको करवाना है तो आपको फिर उसे ओवर टाइम पे करना पड़ेगा। ऐसा भी सेक्शन नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 15 ये बोलता है कि अगर आपने एक एम्प्लॉय को, एक लेबर को एम्प्लॉय किया और आप उससे पूरे दिन के लिए लेकर के आए पर उसी दिन पूरा काम नहीं करवा पाए तो भी पैसा तो उसको पूरे दिन का ही पे करना पड़ेगा। अगर इस एक्ट का कोई भी नॉन कंप्लायंस आपने किया तो आपको 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा, 500 रुपए का आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं या फिर दोनों। देन कम द यूनिट नंबर 3 दैट इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, चैप्टर नंबर 18 यूनिट नंबर 3 पेमेंट ऑफ बोनस। देखो भाई बोनस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को उसकी सैलरी तो मिल ही रही है, सैलरी के साथ साथ में हम उसे क्या देंगे, एक एक्स्ट्रा पैसा भी पे करेंगे बोनस के रूप में। वो क्यों पे किया जाता है कि भाई जब एम्प्लॉय ने काम किया तभी तो एक कंपनी ने इतना ज्यादा पैसा कमाया ना, तो इसमें से एक शेयरिंग किसकी भी होनी चाहिए, एम्प्लॉय को भी एक सर्टेन अमाउंट जो मिलना चाहिए। तो उसके बारे में बात कौन करता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। बोनस एक्ट तभी लगता है जब आपकी कंपनी के ऊपर 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते होंगे तब। हालांकि कुछ जगह पर बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रखना है, ये एग्जाम में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जहां पर बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, कोई सीमेन जो शिपिंग एक्ट के अंदर डिफाइन है उनके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, डॉक वर्कर जो डॉक वर्कर एक 1948 में डिफाइन है, ऐसे एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, ऐसे एम्प्लॉय जो किसी नॉन प्रॉफिट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हो, ऐसे एम्प्लॉय जो आरबीआई, आईएफसीआई, डीआईसीजीसी, यूटीआई, सिडबी, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इन लोगों के लिए काम करते हो, या फिर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के एम्प्लॉयज। सर इनके सबके ऊपर क्यों नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि इनके एक रिस्पेक्टिव एक्ट है जिस रिस्पेक्टिव एक्ट से गवर्न होते हैं। ध्यान रखना है, नॉन एप्लीकेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बार एग्जाम में आया हुआ है और वापस से भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का या इस यूनिट का जो टॉपिक है वो है बोनस कैलकुलेट कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ द बोनस। तो देखो बोनस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी ये स्टेटमेंट है और इस बार चांसेस भी है कि न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिले। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिया, ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्शन को माइनस किया, डिडक्शन में ऐड किया डिफरेंस ऑफ टैक्स। डिफरेंस ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट टैक्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर बोनस
माइनस डायरेक्ट टैक्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर बोनस, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस को ऐड किया जाएगा। ध्यान रखना है डिडक्शन माइनस हो रहे हैं और टैक्स का डिफरेंस ऐड हो रहा है। ये जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट को क्या बोलते हैं, अवेलेबल सरप्लस। क्या बोलते हैं इसे, अवेलेबल सरप्लस। और अवेलेबल सरप्लस का 67% क्या माना जाता है, अलोकेबल सरप्लस इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 60% अलोकेबल सरप्लस इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन कंपनी, मतलब पार्टनरशिप फर्म एचयूएफ के केस में। ये अलोकेबल सरप्लस में से क्या दिया जाता है, बोनस का पेमेंट किया जाता है। बोनस किन एम्प्लॉय को मिलता है, बोनस उन एम्प्लॉयज को मिलता है जिनकी सैलरी कितनी हो, 21,000 रुपए महीने तक, अप टू ₹21,000 पर मंथ तक की अगर आपकी सैलरी है तो आपको बोनस मिलता है। और आपको कम से कम कितने दिन काम करना है, 30 डेज एक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम करना है, तब जाकर के आपको बोनस मिलता है। हालांकि कुछ लोगों को बोनस नहीं मिलता है, जैसे कि ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने क्या किया हो, फ्रॉड किया हो, जिन्होंने कोई राइटस या वायलेंट बिहेवियर किया हो, या फिर जिन्होंने कोई थेफ्ट मिस अप्रोप्रिएशन, अरे चोरी चकारी करोगे तो आपको बोनस क्यों मिलेगा। बोनस कमीशन ने बोला था कि बोनस उन एम्प्लॉय को मिलता है जो कंपनी के वेलबींग में काम करते हैं, कंपनी के अच्छे के लिए काम करते हैं। अगर आप फ्रॉड करते हो, चोरी करते हो तो काई का बोनस यार, कोई बोनस वोनस आपको नहीं मिलेगा। एक एम्प्लॉय को मिनिमम बोनस कितना मिलता है, मिनिमम बोनस मिलता है उसकी सैलरी का 8.33% ऑफ हिज एनुअल सैलरी। आपकी जितनी भी सैलरी है उस सैलरी का 8.33% आपको मिनिमम बोनस मिलता है, या फिर कम से कम 100 रुपए तो मिलेगा ही सही। अगर आपके पास में अलोकेबल सरप्लस नहीं भी है ना, तब भी आपको मिनिमम बोनस का पेमेंट तो करना ही पड़ता है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम बोनस कितना दिया जा सकता है, सर मैक्सिमम बोनस एक एम्प्लॉय को जो मिलता है वो 20% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं हो सकता। एक एम्प्लॉय की 20% सैलरी मैक्सिमम बोनस दी जा सकती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था सेट ऑन और सेट ऑफ का। सेट ऑन और सेट ऑफ ऑफ अलोकेबल सरप्लस टॉपिक क्या बोलता है कि व्हेन अलोकेबल सरप्लस इज मोर देन अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे अ मैक्सिमम बोनस। आपका जो अलोकेबल सरप्लस है वो अलोकेबल सरप्लस में से जब आप मैक्सिमम बोनस जो 20% अलाउड है वो पूरा पे कर दो, उसके बावजूद भी अगर आपके पास में एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को बोलते हैं सेट ऑन। सेट ऑन का मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये एक्स्ट्रा पैसा आगे के फाइनेंशियल ईयर्स में कैरी किया जाएगा, ताकि आगे जब अलोकेबल सरप्लस कम पड़े तो इसमें से उससे बोनस का पेमेंट किया जा सके। और उसी का जस्ट अपोजिट क्या है, सेट ऑफ। सेट ऑफ ये बोलता है कि अगर किसी साल में अलोकेबल सरप्लस इतना कम है कि उसमें से मिनिमम 8.33 का पेमेंट भी नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में डेफिसिट को एडजस्ट किया जाएगा अगले सालों में, जिसे क्या बोलते हैं हम कि ये सेट ऑफ किया जाएगा। बोनस कितने समय में पे करना है, सर जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 8 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो बोनस का पेमेंट कर देना पड़ेगा। एंड देन कम्स द वेरी लास्ट यूनिट, सिर्फ नाम की यूनिट है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये एक्ट सिर्फ इतनी सी बात करता है कि आपको अपने यहां पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो मेल हो या वो फीमेल हो, दोनों को ही पैसा बराबर दिया जाना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि भाई वो तो क्या है मेन है, या फिर वो फिर क्या है विमेन है, या फिर वो परमानेंट एम्प्लॉय है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। अगर दो लोग काम एक जैसा कर रहे हैं तो दोनों को पैसा भी बराबर बराबर मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन ना तो सैलरी के समय पे होना चाहिए, ना ही किसी को रिक्रूट करने के समय पे होना चाहिए, ना ही प्रमोशन के समय पर होना चाहिए, सभी एक ग्राउंड पर होने चाहिए। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है यूनिट नंबर 4 इक्वल रिम्यूनरेशन। इसका कभी भी अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, इसका क्वेश्चन आता है आर्टिकल नंबर 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के साथ में, जो हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ते हैं। और यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 18 पेमेंट लॉ ऑफ वेजेस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 19 के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।